नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का मेरा नया टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे क्या जो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो जो भी सीक्रेट करती है, वो जो भी स्त्रावण करती है, वो कहां पर ब्लड के माध्यम से किस तरह जाता है और किस तरह वहां पर रिएक्ट करता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। तो इसमें सबसे पहली बात तो आ गई, अंतःस्रावी जो तंत्र है उसमें सम्मिलित हो गई हमारी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सम्मिलित हो गई। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एंडोक्राइन सिस्टम में हम पहले ग्लैंड्स के बारे में जान लेते हैं। ग्लैंड्स बेसिकली होती क्या है, जो ग्रंथियां होती हैं वो हम किसे कह सकते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है। तो कोई भी हमारे शरीर की कोशिका है, कोशिका कोई भी कोशिका ले लो या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गन ले लो जो सिक्रेशन करता है, जैसे कोई भी हमने कोशिका ले ली या फिर कोशिकाओं का समूह ले लिया, ये पूरी कोशिकाओं का समूह है जो कुछ स्त्रावण कर रहा है, ये भी स्त्रावण कर रही है और ये भी स्त्रावण कर रही है। हम इन्हें ऐसी कोशिका नहीं ले सकते जो कोई भी स्त्रावण नहीं कर रही है, यानी अपनी सिक्रेशन जो करती है उन्हें ही हम ग्लैंड्स कहते हैं। अब वो ग्लैंड्स एक सेल भी हो सकती है और कई सेल का समूह भी हो सकता है, कई कोशिकाओं का समूह भी हो सकता है। हम प्रत्येक कोशिका को ये नहीं कह सकते ये ग्लैंड है। ऐसी कोशिका जो सिक्रेशन कर रही है, अपना स्त्रावण कर रही है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। या फिर कोई कोशिकाओं का समूह जो समान स्त्रावण कर रहा है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमारे जो इंट्रोडक्शन का पहला शब्द था ग्लैंड, ग्रंथि, वो आपको समझ में आ गया ग्रंथि किससे कहते हैं। कोई भी ऐसी कोशिका या फिर कोशिकाओं का समूह जो स्त्रावण कर रही है, जो बिना स्त्रावण नहीं कर रही है, जो स्त्रावण नहीं कर रही है, उसको हम ग्रंथि नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर जो स्त्रावण कर रही है, अपना सीक्रेशन ब्लड में डाल रही है, उसको हम कहते हैं ग्लैंड। तो ये जो ग्रंथि होती है ये दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो बहिस्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये कई बार वैसे आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जो एंडोक्राइन है और एक्सोक्राइन है उसमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हम समझते हैं कि बहिस्रावी तो ऐसी ग्रंथियां होती है जो बाहर की तरफ स्त्रावण करती हैं। जैसे मान लो त्वचा की ग्रंथियां हैं, जो तेलीय ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है, वो बाहर की तरफ स्त्रावण कर रही है, उन्हें हम समझ लेते हैं बहिस्त्रावण। और अंदर की तरफ जो भी सिक्रेशन कर रही है, जैसे कोई भी ग्रंथि हो गई जो हार्मोन रिलीज करती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि समझ सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर इनकी हम परिभाषा की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि बहिस्रावी तो ऐसी ग्रंथि है जो बाहर की तरफ स्त्रावण करती हो और अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अंदर की तरफ, ऐसा नहीं होता है। इसमें इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो बहिस्रावी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो किसी सरफेस पर अपना सीक्रेशन डालती हैं, किसी सतह पर। जैसे कोई भी ग्रंथि है, अब ये ग्रंथि है, इसको अपना सीक्रेशन डालना है, ये ग्रंथि है यानी इसकी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो स्त्रावण कर रही हैं। अब स्त्रावण कर रही है और वो यदि कोई सतह पर अपना स्त्रावण कर रही है तो उसको हम कहते हैं बहिस्रावी, और यदि किसी सरफेस में ना करके ब्लड में कर रही है तो उसको हम कहते हैं अंतःस्रावी। जैसे ये कोई ग्रंथि है, अब ये मान लो ग्रंथि है बहिस्रावी, तो बहिस्रावी इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर कोई सतह है, इस पर ये अपना सीक्रेशन डालेगी, तो यहाँ से एक नलिका जाएगी जो इसका सीक्रेशन लेके इस सतह पर जाएगी और ये इस सतह पर अपना सीक्रेशन जो है, स्त्रावण है, वो डाल देगी। तो इस प्रकार की स्थिति को, तो इस प्रकार की जो ग्रंथि होती है उनको तो हम कहते हैं बहिस्रावी। और अंतःस्रावी किसे कहते हैं, जैसे ये कोई भी ग्रंथि है, अब ये ग्रंथि जो है अपना स्त्रावण किसी सतह पर नहीं डाल रही है, यहाँ ये कहां पर डाल रही है, रक्त में डाल रही है, ब्लड में डाल रही है। और हमको पता है कि कोई भी जो ग्रंथि होती है उसमें से कोई भी ग्रंथि होती है उसमें सेल से मिलकर बनी होगी। यहाँ पर हमने समझा था कोई भी ऑर्गन हो जो स्त्रावण कर रहा हो या फिर कोई सेल्स भी हो सकती है। तो ये सेल मान लो सीक्रेशन कर रही है और ये है अंतःस्रावी, यानी इसको जो अपना सीक्रेशन है, अपना स्त्रावण है, वो किसी सतह पर नहीं डालना है, इसे कहाँ पर डालना है, ब्लड में डालना है। और ब्लड में हमें पता है कैसे डलता है, इसके पास से जो ब्लड वेसल जारी होती है उनमें ये अपना सीक्रेशन डाल देती है।
तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जो ग्रंथियां होती है दो प्रकार की होती हैं। जो अपना स्रावण किसी सतह पर डालती हैं उन्हें हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इसमें ये जो ग्रंथि होती हैं इनमें नलिकाएं होती हैं, ये नलिकाएं पाई जाती हैं। अपना स्रावण किसी सतह पर डालते हैं तो उनमें नलिकाएं जरूर पाई जाती है। और अंतःस्रावी में क्या होता है, ब्लड में डालना होता है और ब्लड बिल्कुल पास से बह रहा होता है, तो इन्हें नलिका की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बहिस्रावी ग्रंथि हैं वो नलिका युक्त ग्रंथि हैं, यानी डक्ट है इनमें। और अगर हम अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां किन्हें कहते हैं, तो वो आंसर आएगा अंतःस्रावी। जैसे हम इसका उदाहरण समझकर देखें, बहिस्रावी और अंतःस्रावी का उदाहरण समझकर देखें, तो बहिस्रावी तो ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो किसी सरफेस पर करती हैं। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। मान लो ये हमारा स्टमक है, आमाशय है, मान क्या लो, दिखने में तो आमाशय जैसा ही लग रहा है। मान लो ये आमाशय है। अब आमाशय की अंदर की जो लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। उन लेयर्स में यहाँ पर कुछ कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई। अब ये कलर इतना साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम वैसे बना लेते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये इस सतह के अंदर घुसी हुई होती है। जैसे मान लो ये सतह है, इसके यहाँ पर तो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो अपना सिक्रेशन डालती हैं। मान लो ब्लू कलर में हम सिक्रेशन बना लेते हैं, तो ये अपना सिक्रेशन यहाँ पर डाल रही है। अब ये बीच में एक नलिका पाई जाती है और इस नलिका के माध्यम से होकर ये सतह पर डल जाता है। अब ये जो सतह होती है जो बहिस्रावी की, जो बहिस्रावी यानी बाहर की तरफ सॉरी नहीं, बहिस्रावी मतलब कोई सरफेस हो। सरफेस कोई सा भी हो सकता है, बाहर की तरफ भी सरफेस हो सकता है, हमारी स्किन भी सरफेस हो सकती है, हमारे अंदर का भी सरफेस हो सकता है। तो ये भी एक सरफेस है, अंदर का सरफेस है। तो इस पर ये ग्रंथि स्रावण कर रही है। तो इसमें अगर हम बड़ा चित्र बनाकर देखें तो इसमें ये मान लो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई। ये हमने जूम करके दिखा दिया इसको बड़ा करके। अब ये जो खांच पाई जाती है सतह में, इसके नीचे ही नीचे स्थित होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती है। ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई मान लो। अब इनका सिक्रेशन डलेगा। अब ये सीक्रेट करेंगी कोई भी पदार्थ, अपना स्रावण जो है वो स्रावित करेंगी। ये स्रावण इनका ब्लैक कलर में दर्शा दिया। अब ये स्रावण कहाँ पर जाता है, ये ऊपर जो सरफेस पाया जा रहा है इस पर जाता है। तो ये स्रावण यहाँ पर जा रहा है। तो इस स्थिति में ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है यहाँ से कोई कुछ भी सिक्रेशन नहीं हो रही है। ये जो है केवल जो सिक्रेशन है उसको ग्रंथियों से लेकर कहाँ तक पहुंचा रहा है, सरफेस तक पहुंचा रहा है। तो इसको हम मान सकते हैं नलिका, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सिक्रेशन नहीं हो रहा है। केवल क्या कर रहा है, जो ग्रंथियां निर्माण कर रही है अपने स्रावण उसको कहां पर पहुंचा रहा है, बस सरफेस तक पहुंचा रहा है, किसी सतह तक पहुंचा रहा है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, नलिका मान सकते हैं। तो हमारे आमाशय के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है, ये जो गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है ये कैसी हो सकती है। अब ये लाइव चैट में आप लिखिए कि ये एक्सोक्राइन होते हैं या एंडोक्राइन होती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रेशन तो डालती हैं। अब वो डालती है यहाँ पर और जा रहा है वो सिक्रेशन कहाँ पर, सरफेस पर जा रहा है। तो पहली बात तो यही पकड़ लो कि ये जो ग्रंथि है ये अपना सिक्रेशन किस में डाल रही है, सरफेस पर डाल रही है। तो ये तो हो गई एक्सोक्राइन। दूसरी बात, इसमें नलिका भी पाई जा रही है और हमें पता है कि जो नलिका युक्त ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। अब एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो कोई भी, आप कुछ भी समझ लो, केवल हार्मोन वाली जो ग्लैंड्स होती हैं उनको छोड़कर और कोई भी ग्लैंड सोच लो, वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा बहिस्रावी होगी। जैसे अगर हम बात करें मिल्क की, मिल्क जो ग्लैंड होती है वो भी कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनमें भी नलिकाएं पाई जाती हैं और वो सरफेस पर अपना सिक्रेशन डालती हैं। उसके अलावा जो पसीना होता है, स्वेट,
पसीना जो होता है वो भी, श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो भी कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। यानी उनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने दो लेयर पढ़ी त्वचा की, एपिडर्मिस और डर्मिस, और नीचे जो डर्मिस लेयर है यहाँ पर ये श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है और इनका जो सीक्रेशन है वो बाहर वाले सरफेस पे डलता है। यानी बीच में कुछ नलिका पाई जाएगी, ये नलिका युक्त ग्रंथि है और अपना जो सीक्रेशन है वो कहाँ पर डाल रही है, बाहर की तरफ सरफेस पर डाल रही है। तो ये कैसी हो जाती है, बहिस्रावी ग्रंथि हो जाती है। इसी तरह से आप और भी कोई ग्लैंड सोच सकते हो, जो भी कोई ग्लैंड है केवल हार्मोन वाली ग्लैंड को छोड़कर वो कैसी होती हैं, वो हमेशा बहिस्रावी ग्रंथि होती है। जैसे अगर हम और बात करें तो एंजाइम वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, एंजाइम वाली ग्लैंड्स भी बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं। जो म्यूकस होता है वो जो रिलीज करता है वो भी कैसी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। यानी म्यूकस आने के लिए भी जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, मान लो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां अपना सीक्रेशन डालेंगी तो वो कैसे डालेंगी, वहां से एक ट्यूब आएगी, नलिका आएगी, डक्ट आएगी, वो जाकर हमारी बकल कैविटी में खुल जाएगी। तो इस स्थिति में हमारी जो लार ग्रंथियां हैं वो भी कैसी हैं, बहिस्रावी ग्रंथि हैं। इसके अलावा जो ईयर वैक्स होता है, इसके अलावा जो ईयर वैक्स वाली जो ग्लैंड होती है, जैसे श्री ट्यूब में पाई जाती है, हमने कान के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, तो उसमें हमने पूरा पढ़ लिया था कि ईयर वैक्स कहाँ से रिलीज होता है, उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। तो वो जो ग्लैंड होती है उसमें भी एक डक्ट आती है, वो भी कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मैं समझता हूं कि ये जो बेसिक जानकारी थी एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ये आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, और यदि आपको कोई भी ग्रंथि दे दी जाए तो उसमें आप निकाल सकते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी ग्लैंड ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके बारे में। अब इसमें हमने सिंपली अभी शुरू में बात की थी कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जो सेल होती है, कोई भी ऑर्गन होता है, या ऑर्गन को जो सेल ऑर्गन होता है जो सीक्रेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो मान लो ये कोई भी ग्रंथि है, अब ये अपना सीक्रेशन किसी सरफेस पर नहीं डालती है, ये अपना सीक्रेशन डालती है सीधे ब्लड में। अब मान लो इसको पहुंचाना है कहीं पर भी, अपना सीक्रेशन कहीं पर भी पहुंचाना है, तो ये क्या करती है, वहां तक ट्यूब नहीं लेकर जाती है, डक्ट नहीं लेकर जाती है। उसके लिए क्या होता है, ये अपने जो सीक्रेशन है वो ब्लड में डाल देती है और ब्लड पूरे शरीर में चला जाता है, और जिसे भी वहां पर पहुंचना है, यानी इसके जो सीक्रेशन है जहां तक उसको पहुंचना है, वहां तक जब वो पहुंच जाता है तो वो अपना एक्शन जो है वो वहां पर कर देता है, उस ऑर्गन पर वो अपना एक्ट दिखा देता है। जैसे अगर हम थोड़ा और विस्तार से बात करें तो इसमें क्या होगा, मान लो ये यहाँ पर कोई भी हमारा ऑर्गन है। अब ऑर्गन तो नहीं है, मान लो ये कोई ग्लैंड है, क्योंकि कोई भी सीक्रेशन करती है तो हम उसको ऑर्गन नहीं कह सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो ग्लैंड है इसकी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, अपना सीक्रेशन डाल रही हैं। अब ये मान लो कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अपना सीक्रेशन कोई डक्ट के लेकर नहीं जाती है, यहाँ पर ब्लड आएगा और ब्लड में डाल दिया जाएगा। तो अब हम इसे समझ लेते हैं ये कैसे डालती है। तो मान लो ये ऑर्गन है, ऑर्गन में हमें पता है क्या आती है, हमेशा आर्टरी आती है, क्योंकि इसकी जो सेल्स काम कर रही है उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन देने के लिए कौन आएगी, आर्टरी आएंगी। अब यहाँ पर आर्टरी आती है और यहाँ पर कैपिलरीज यानी केशिकाओं में टूट जाती है। तो ये केशिकाओं में मान लो टूट गई, यहाँ पर तो हम थोड़ी कम ही केशिका बना लेते हैं, ये मान लो केशिकाओं में टूट गई। अब यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लड होगा, उसके जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होंगी वो तो ये सेल्स ले लेंगी। अब हमें पता है सेल्स कैसे लेती हैं, इसके अंदर कुछ तरल भाग पाया जाता है, ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो कुछ कुछ इससे बाहर निकल आता है, यहाँ पर इसके अंदर छेद पाए जाते हैं केशिका के अंदर, तो यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा जो है वो बाहर आ जाता है, और इसी के साथ जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वो भी बाहर आ जाती है। और ये जो ग्रंथि हैं, ये जो सेल्स हैं, ये अपनी सीक्रेशन कर रही है। मान लो ब्लू में दर्शा देते हैं, सॉरी ब्लू में तो हमें वेन बनानी है, सिरा बनानी है, तो हम इसे अलग कलर से दर्शा देते हैं। हम यहाँ पर इसे पिंक कलर से दर्शा रहे हैं। तो ये अपना सीक्रेशन यहाँ पर अपने चारों ओर डाल रखी है, अपना सीक्रेशन जो है वो अपनी जो कोशिकाएं हैं उनके चारों तरफ डाल रही हैं। अब क्या होगा, जब ये प्लाज्मा जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन देने यहाँ पर आएगा, तो आएगा उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये ले लेंगी, और जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ है, यानी जो
मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे देती है। अब ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं रही है और ये कैसा हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, यानी डीऑक्सीलेशन। अब ये प्लाज्मा वापस अंदर जाएगा, ये जो केशिका है इसके अंदर वापस अंदर जाएगा। तो वापस जब अंदर जाएगा तो इसके साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, और उसके साथ ही इसके जो पदार्थ थे, ये वाले जो इसके एंजाइम थे, इसके सीक्रेशन थे, ये भी कहाँ पर चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। जैसे ब्लड में ये चले गए हैं। अब ये ब्लड जो है वो कैसा हो गया है, अशुद्ध रुधिर हो गया है, यानी इसमें जो ऑक्सीजन है वो तो कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा हो गई है। यानी इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और उसके साथ ही जो सिक्रेशन है, स्त्रावण है, वो भी इसके अंदर है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो सिरा है ये हमें पता है कहाँ पर जाती है, हृदय के अंदर जाती है। और हृदय क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी जो सिरा होती है वो सारी सिराएं आपस में मिलकर एक सिरा बना लेती हैं जिसे हम कहते हैं महासिरा। अब वो महासिरा कहाँ पर जाती है, ये मान लो हृदय है तो हृदय तक पहुंचती है और हृदय उसे पंप करता है और पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचा देता है। अब ये जो सिक्रेशन होती है, ये मान लो कोई भी यहाँ पर ऑर्गन है तो उस तक पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के पर क्या करेगी, ये जो रक्त है, ये जो हृदय है, ये रक्त को अलग अलग अंगों तक पहुंचा देगा, जैसे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ तक जब पहुंचता है, ये जो स्त्रावण इस अंग तक पहुंचता है और इस अंग को उस एंजाइम की जरूरत, हार्मोन की जरूरत होती है, तो वो हार्मोन वहां पर एक्ट कर जाता है और वो ऑर्गन काम करने लग जाता है। अब बात आती है, आप में कई लोगों के प्रश्न पूछ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो हृदय है ये सभी अंगों तक उस स्त्रावण को पहुंचाता है, तो सभी अंगों तक जब पहुंचाता है तो ये उसी अंग पर, यानी जिस अंग पर उसे जाकर एक्ट करना है उसी अंग पर काम क्यों करती है, और बाकी जो ऑर्गन तक पहुंचा है वो स्त्रावण, वो काम क्यों नहीं करता है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि जो हार्मोन होते हैं, यहाँ पर जो हार्मोन हृदय में आए हैं, उन हार्मोन में कुछ विशेष स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा ताला कुंजी सिद्धांत, उसमें क्या होता है, वो जो कुंजी होती है वो उसी ताले पर लग सकती है और दूसरे ताले पर नहीं लग सकती। तो हार्मोन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है और वो स्ट्रक्चर्स उसी अंग पर होती है, यानी उसी अंग पर ऐसे रिसेप्टर होते हैं कि वो हार्मोन वहां पर आकर फिक्स हो जाए और वो एक्ट करने लग जाए। और बाकी के जो अंग होते हैं उनमें रिसेप्टर चेंज होते हैं, यानी जो चाबी का कीवर्ड है वो चेंज होता है, इसलिए ताला नहीं खुलता है। और यहाँ पर उसके ही रिसेप्टर मिल जाते हैं तो हमारा जो हार्मोन है वो वहीं पर एक्ट करने लग जाता है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें हमने बहिस्त्रावी तो पढ़ा था, बहिस्त्रावी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहिस्त्रावण हो जाती है, जैसे मिल्क, स्वीट, एंजाइम, म्यूकोजा, ईयरवैक्स। लेकिन जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वहां से जो सीक्रेशन निकलेगा हम उसको एक ही नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं हार्मोन। यानी हार्मोन, यदि आपने नाम सुना हो कई बार, करो या मरो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, वो कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। एक एक जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे अगली वीडियोज में। यहाँ पर केवल बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। तो जो करो या मरो हार्मोन होता है उसमें क्या होता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रेशन, यानी एड्रिनल हार्मोन किस में डालती है, ब्लड में डालती है। उसके लिए कोई भी विशेष प्रकार की नलिका नहीं पाई जाती, यानी ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ये कैसी है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। और इसके साथ ही यहां से जो सीक्रेशन निकल रहा है, जो ब्लड में जा रहा है, इस सीक्रेशन को हम हार्मोन नाम देते हैं। तो ये जो करो या मरो हार्मोन नाम ला गया, करो या मरो लास्ट में हार्मोन, तो ये एक हार्मोन होता है, यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। अब ये पूरे शरीर में चली जाती है और जो मसल्स होती हैं उनको एक्ट करती है, जिससे हम तेज भागने लग जाते हैं या फिर कोई भी जो काम है उसको अच्छे से करने लग जाते हैं। तो ये सभी किसी के कारण होता है, हार्मोन्स के कारण होता है। और हमें याद रखना है कि हार्मोन जो है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि से ही निकलते हैं। हार्मोन में कोई भी ऐसा कोई हार्मोन सुना है कि कोई भी नलिका के माध्यम से जा रहा है, जैसे यहाँ पर कोई ग्लैंड पाई जा रही है और ये अपना स्त्रावण कर रही है हार्मोन के रूप में, हार्मोन रिलीज कर रही है ये, और ये हार्मोन किसी डक्ट के द्वारा जाता है।
किसी ऑर्गन तक। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी हार्मोन होता है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें डक्ट तो पाई ही नहीं जाती है, उसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पर रक्तवाहिनी पाई जाती है और ये हार्मोन सीधा रक्तवाहिनी में चला जाता है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अंतःस्रावी से जो सिक्रेशन निकलता है हार्मोन, उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि जो अंतःस्रावी से जो भी स्राव निकलता है वो हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन होता है ये कभी भी खुद काम नहीं करता है। हार्मोन कभी भी खुद काम नहीं करता है, ये क्या करता है, बस उसको ये कहता है कि काम करो। यानी जैसे मान लो करो या मरो हार्मोन है, तो जो एड्रिनल हार्मोन है वो पहुंचेगा किसी भी अंग तक। अब वो मान लो मसल तक पहुंच रहा है, मसल की जो सेल्स होती है उनको वो एक्शन देता है, एक्ट करता है उनके ऊपर कि आपको जल्दी से काम करना है। वो खुद काम नहीं करता है, वो केवल एक्ट करता है उनको, और वो जो मसल सेल हैं वो एक्ट करने लग जाती हैं। यानी ये जो हार्मोन है ये किस तरह काम कर रही है, एंजाइम की तरह काम कर रही है। यानी हमने पढ़ा है एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, जो अभिकारक होते हैं उनके साथ क्रिया करता है और उन्हें उत्पाद में बदल देता है, और फिर वो जो एंजाइम होता है वो अभी भी शेष बचा होता है, वो अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है, वो केवल वैसा का वैसा रहता है और अभिकारक को उत्पाद में चेंज कर देता है। इसी तरह से हमारा हार्मोन होता है, हार्मोन क्या करता है, केवल एक्शन देता है और जो मसल सेल होती हैं वो ज्यादा काम करने लग जाती हैं और उनमें लैक्टोज बन जाता है और वो थकने लग जाती हैं, लेकिन हार्मोन का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये बिल्कुल एंजाइम की तरह ही होता है। जैसे हमें एंजाइम की मात्रा कम चाहिए होती है कोई भी अभिक्रिया कराने के लिए, इसी तरह से हार्मोन की जो मात्रा है वो भी बहुत कम ही पर्याप्त है। यानी थोड़ा सा जो हार्मोन है वो यदि मसल में चला गया तो वो मसल इतनी काम करेगी, बस वो उसमें लैक्टोज बन ही जाएगा और वो जब तक नहीं काम करती रहेगी जब तक वो थक नहीं जाती है। इसमें हार्मोन का कुछ नहीं बिगड़ता है, मसल में लैक्टोज बनना शुरू हो जाता है, मसल थकने लग जाती है, उसमें दर्द होने लग जाता है। तो आपको हार्मोन का मतलब समझ में आ गया होगा कि हार्मोन हम कहते किसे हैं। हार्मोन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो हमारा होता है लोकल हार्मोन, ये इनके हमने कार्य के हिसाब से डिवाइड करे हैं। यानी जो हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो वहीं पर कार्य कर रहा है तो उसे हम कहते हैं लोकल हार्मोन। एक होता है हमारा सर्कुलेटिंग हार्मोन। तो पहले हम सर्कुलेटिंग हार्मोन को समझ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हार्मोन है वो कहीं से निकलता है, मान लो इस ग्लैंड से निकला है, यहां से ये ब्लड में अंदर घुस गया है, इसके ये शिरा बन गई, ये शिरा बन चुकी है। अब इसके अंदर जो हार्मोन है, यहाँ पर जो सेल्स थी उसका जो सिक्रेशन था यानी हार्मोन था वो इस ब्लड में आ गया है। अब सर्कुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है, ऐसा हार्मोन जो सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके हिसाब से काम करता है। यानी अब ये ब्लड में चला गया, अब ब्लड में जाने के बाद में ये शिरा बन गई। अब शिरा सामान्यतः जाती कहाँ पर है, हृदय में जाती है, तो हम यहाँ पर हृदय बना लेते हैं। तो ये हमने मान लो हृदय बना लिया। अब ये हृदय में जाती है और हृदय के अंदर घुसने के बाद में ये पूरे शरीर में अलग अलग फैल जाती है, और जहां पर भी इसके रिसेप्टर मिलते हैं इसे हार्मोन को, वहां पर ये काम कर लेती है। अब मान लो ये जो ग्रंथि है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। मान लो ये पीयूष ग्रंथि है, और हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लिया है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या सिक्रेशन करती है, गैनेडोट्रोपिन रिलीज करती है। और गैनेडोट्रोपिन में होता क्या क्या है, एलएच और एफएसएच। अब ये एलएच और एफएसएच कहाँ जाते हैं, ये पूरे शरीर में जाते हैं, और जहां पर भी इसके रिसेप्टर मिलते हैं वहां पर ये एक्ट करते हैं। तो इन्हें एलएच और एफएसएच को अपने रिसेप्टर कहां पर मिलते हैं, टेस्टिस में मिलते हैं। तो ये जाते तो पूरे शरीर में, लेकिन इनकी जो आर्टरी है, धमनी है, वो टेस्टिस में भी जाती है, तो वहां पर उसके रिसेप्टर मिल जाते हैं और एलएच और एफएसएच है वो वहां पर काम करने लग जाता है।
अब हमने पढ़ा टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं कुछ। अब लोब्यूल्स हमने यहाँ पर वही काट ले लिया, ऊपर वाली जो काट है वही ले लिया है। इसमें कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है और कुछ लेडिग सेल्स पाई जाती हैं। लेडिग सेल, इनकी सबके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ये जो LH होता है ये किस पर एक्ट करता है, लेडिग सेल पर एक्ट करता है, और लेडिग सेल जो है वो यहाँ पर टेस्ट्रोजन रिलीज करता है। जो सबसे मेन हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, यानी जो नर का हार्मोन होता है, वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, LH के द्वारा, यानी लेडिग सेल पर रिएक्ट करती हैं। LH तो कम काम करता नहीं है, जो लेडिग सेल होती है वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर टेस्ट्रोजन का निर्माण करती है। तो इसमें हो क्या रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। वहां पर LH और FSH बनते हैं। यहाँ पर मस्तिष्क में LH और FSH बन गई, लेकिन ये काम कहाँ पर करती हैं, हमारी पूरी एब्डोमिनल कैविटी आ गई। उसके बाद में जो स्क्रोटम में टेस्टिस होते हैं वहां पर ये एक्ट करती है, यानी पाई तो ये जाती है मस्तिष्क में और एक्ट करती है टेस्टिस पर। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो LH और FSH रिलीज करती है, वो डाल देती है रक्त में, और रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है, यानी सर्कुलेशन हो जाता है। तो इस प्रकार के हार्मोन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटिंग हार्मोन, यानी परिसंचरण जो कर रहा है हार्मोन रक्त के साथ, वो वाला हार्मोन। दूसरा होता है हमारा लोकल हार्मोन। अब लोकल हार्मोन यानी ये काम कहाँ पर करता है, वहीं पर काम करता है। जैसे अगर हम इसका उदाहरण समझे, यही टेस्टिस का ही उदाहरण ले लेते हैं। ये जो टेस्टिस है, लोब्यूल है, इसके अंदर हमें पता है यहाँ पर क्या पाई जाती है, लेडिग सेल पाई जाती है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। अब यहाँ पर ये क्या रिलीज करती है, टेस्ट्रोजन रिलीज करती है। ये किसके द्वारा होता है, हमने अभी पढ़ा है LH के द्वारा ये टेस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब हमने पढ़ा है कुछ टेस्ट्रोजन तो चला जाता है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और कुछ चला जाता है हमारे ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्यों जाता है, क्योंकि और भी जो मेल कैरेक्टर्स हैं जो मेल के अंदर होने चाहिए वो यहाँ पर टेस्ट्रोजन के द्वारा ही प्रोवाइड होते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछों का निकलना, या फिर आवाज का भारी होना, शरीर भारी होना, मसल्स का भारी होना, तो ये सब किसके कारण होता है, टेस्ट्रोजन के कारण होता है। तो टेस्ट्रोजन की कुछ मात्रा तो चली जाती है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वो भी कहाँ पर जाती है, इसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर चली जाती है। ये सब हम बात कर चुके हैं, और कुछ चले जाते हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जो टेस्ट्रोजन है वो जा तो रहा है ब्लड के अंदर, लेकिन उसकी कुछ मात्रा जो है वो कहाँ पर जा रही है, सीधे ही स्टेम सेल के अंदर जा रही है। यानी इसके बीच में यहाँ पर कोई भी जो रुधिर वाहिनी है वो नहीं पाई जा रही है। ये निकलता भी, टेस्ट्रोजन निकलता भी एक लोब्यूल के अंदर है और एक्ट भी उसी लोब्यूल के अंदर करता है। तो यानी इस हार्मोन में क्या हो रहा है, उस लोब्यूल के अंदर बन रहे हैं टेस्ट्रोजन, उसकी कुछ मात्रा तो चली जाती है ब्लड के अंदर, उसकी हम बात नहीं कर रहे, और कुछ मात्रा चली जाती है यहाँ पर स्टेम सेल के पास। तो वो जो मात्रा, कुछ मात्रा स्टेम सेल के पास जगह जा रही है, ये मात्रा कैसे जा रही है, सीधे ही जा रही है। यानी ये कैसा है, लोकल हार्मोन। यहाँ पर कोई ऐसी थोड़ी ना कि ये सारा जो टेस्ट्रोजन है वो चला जाता है ब्लड के अंदर, अब ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, और वापस जब इसके पास आता है, लोब्यूल के पास आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आता है, तो वहां पर वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, टेस्ट्रोजन सीधे ही स्टेम सेल के पास आ रहा है और वहां पर एक्शन दिखा रहा है। यानी टेस्ट्रोजन हार्मोन कैसा है, सर्कुलेटिंग हार्मोन भी है, यहाँ पर सर्कुलेशन भी हो रहा है, लेकिन उसकी कुछ मात्रा जो है वो सीधे ही स्टेम सेल के पास जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन के जो दोनों पार्ट थे, लोकल हार्मोन और सर्कुलेटिंग हार्मोन, ये समझ में आ गई। तो अब हम बात कर रहे थे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन के बारे में। कोऑर्डिनेशन हमने एक टॉपिक पढ़ा था, समन्वय। उसमें क्या हो रहा था, हम भाग रहे थे, हमारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, उसमें हम क्या कर रहे थे, हमारी जो पूरी बॉडी है वो उसके हिसाब से एक्ट कर रही थी। यानी कुत्ता भाग रहा तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो गई थी, और जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की डाइजेस्टिव रेट है वो कम हो गई थी। यानी जो हमारा पाचन तंत्र है वो धीरे काम करने लग गया था। क्यों करने लग गया था, क्योंकि हमारे बॉडी को पता है कि यदि इसमें एनर्जी खर्च की तो हम जो भाग रहे हैं उसमें एनर्जी खर्च नहीं हो पाएगी। उसके अलावा जो मसल्स हैं उनकी भी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ गई थी, और हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है,
लंग्स जो हैं वो भी ज़्यादा काम करने लग गए थे। यानी उस स्थिति में हमारे क्या हो रहा था, कोऑर्डिनेशन जो स्थिति थी जिसमें हमारे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था, पूरी बॉडी है वो एक समन्वय कर रही थी, कोऑर्डिनेशन कर रही थी, उस टाइम में ये सब कुछ हो रहा था। इसके साथ भी बहुत कुछ होता है, जैसे बीपी भी बढ़ जाता है, जो विंड पाइप है वो भी बढ़ जाता है, डायफ्राम ज़्यादा कंट्रोल करने से सिस्टोल करने लग जाता है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि कोऑर्डिनेशन की स्टेट आती है तो हमारी पूरी जो बॉडी है वो एक साथ समन्वय करने लग जाती है। ऐसा तो नहीं होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ऐसे करेगा कि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या मैं, तो वो अगर अपनी सामान्य स्थिति में काम करता रहे तो हम इतनी स्पीड से नहीं भाग पाएंगे। तो यानी जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है उसमें हमारे जो सभी ऑर्गन्स हैं वो समन्वय के साथ काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। अब उस कोऑर्डिनेशन में मैंने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो दो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। एक तो होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम। इन दोनों में केमिकल्स होते हैं, तो हमने पढ़ा है एंडोक्राइन में एक तो केमिकल होता है हार्मोन, ये एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल है, और दूसरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें भी एक केमिकल रिलीज होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें रिलीज होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। अब याद आया न्यूरो ट्रांसमीटर, ये नर्वस सिस्टम में, तो यहां पर हम लिख देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ये हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और ये है हमारा नर्वस सिस्टम। इन दोनों के जो काम है वो अलग अलग हैं। हालांकि हम जब सुनते हैं इन दोनों के काम तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के काम अलग अलग हैं। ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। हमने पढ़ा है न्यूरोट्रांसमीटर तो होता है, न्यूरॉन जो होते हैं वो भागे भागे जाते हैं हार्ट के पास, वहां पर ऐसे नोड को ज्यादा सिग्नल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और जो हार्मोन है, एड्रिनल हार्मोन है, वो भी जाता है ऐसे नोड के पास और वहां पर सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पर दोनों के काम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों होने अनिवार्य। आप कहोगे कि न्यूरोट्रांसमीटर हो हार्मोन ना हो तो क्या होगा, तो इन दोनों के अपने अपने काम हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मान लो पीछे कुत्ता पड़ गया, तो कुत्ता पड़ने की स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन है वो निकलता है और न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से निकलता है, मान लो कोई भी जो न्यूरॉन है उससे सूचना मिल गई, कुछ भी मान लो पीछे कुत्ता पड़ा है, ये सूचना मिल गई, तो ये क्या करेगा, अपना जो सूचना है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। मान लो ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वो इसको कैप्चर करेंगे, तो इनके बीच में कुछ स्थान पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। तो इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं और यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है जो दूसरे डेंड्राइट के पास जाता है। इस केमिकल को हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और जो ग्रंथि है ये एड्रिनल ग्रंथि है, वहां से हमारा हार्मोन निकलेगा। अब हार्मोन भी निकल चुका है और जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी निकल चुका है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक यहाँ पर पहुंची, दूसरा जो हार्ट के पास जो न्यूरॉन पहुंच रही है उसके पास ये सूचना पहुंच जाती है और वहां पर जो न्यूरॉन पाया जाता है वो उस हार्ट को ज़्यादा एक्ट करने के लिए कर देता है। यानी ये मान लो हमारा हार्ट है तो इस तक पहुंच गई, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके ऊपर छिड़क देगा, यानी ऐसे नोड के ऊपर डाल देगा, ऐसे नोड वहां पर ज़्यादा काम करने लग जाएगा। और अगर हम बात करें हार्मोन के बारे में, जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें जो हार्मोन पाए जाते हैं ये भी किसके अंदर डल चुके हैं, ब्लड के अंदर डल चुके हैं। अभी जब ये ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था तो ये ब्लड के अंदर डल चुके थे। अब ये ब्लड जो है पूरे शरीर में घूमता है, उसके बाद में पहुंचता है कहीं हार्ट पर। वैसे तो ये पहुंच तो जब ही जाता है, जैसे ये हमें पता है सिरा कहाँ पर जाती है, सीधे हार्ट के पास चली जाती है, लेकिन अभी ये हार्ट के अंदर गई है, इसकी जो सेल्स हैं वहां तक नहीं गई है। अब ये पूरे लंग्स में जाएगा, लंग्स में वहां पर इसका पूरा प्रोसेस होगा और फिर वापस आएगी और ये जाएगा पूरे शरीर में। और यहाँ पर जब हमने पढ़ा है पूरे शरीर में जाती है तो इसके यहाँ पर एक छोटी सी धमनी पाई जाती है, वो इसकी मसल जो कार्डियक मसल होती है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ग्लूकोज देती है, प्लस में ऑक्सीजन देती है। तो ये हार्मोन जो है वो ब्लड तक पहुंचता है, ये जो हृदय है वहां तक पहुंचता है। अब हृदय से लंग्स में जाता है, लंग्स में वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अलग की जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। उसके बाद में हृदय में जाता है, हृदय पंप करता है और यहाँ पर एक छोटी सी धमनी पाई जाती है जिसके द्वारा वो कार्डियक मसल में आ जाता है। अब ये जो पथ है, ये जो
पाथ है ये बहुत लंबा पाथ है, यानी हार्मोन निकला और ये पूरे शरीर में, मान लो पूरे शरीर में ही घूम गया, क्योंकि हृदय में पहुंचा, लंग्स में पहुंचा, लंग्स में उसका सही हुआ, उसके बाद में हार्ट तक पहुंचा। तो इतनी देर में तो जो कुत्ता है वो काट लेगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हार्मोन, जो नर्वस सिस्टम होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो तुरंत रिलीज कर दिया जाता है और हमारे हार्ट के पास सीधा वो सिग्नल पहुंच जाता है। वैसे तो ये सिग्नल और भी बहुत सारे पहुंचते हैं, यानी न्यूरॉन्स हैं वो अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं, मसल्स तक पहुंचते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल हार्ट का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं, हृदय का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं। तो हृदय में आपने देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो तो तुरंत रिलीज हो गई, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो तुरंत जल्दी जल्दी स्पीड में आ गई। लेकिन अगर हम हार्मोन के भरोसे रहते, यानी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता और अगर हम हार्मोन के भरोसे रहते, तो क्या होता कि जो कुत्ता पीछे पड़ा है वो इतनी देर में तो काट भी लेगा। अब बात आती है कि हार्मोन जरूरी क्यों है। न्यूरोट्रांसमीटर तो आपको समझ में आ गया कि जरूरी क्यों है। अब बात आती है कि हार्मोन जरूरी क्यों है। हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो जल्दी एक्ट करता है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जल्दी एक्ट करने के साथ साथ उसका जो प्रभाव है वो जल्दी ही खत्म भी हो जाता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर उसको, हार्ट को तेज तो कर देता है, लेकिन अगर थोड़ी देर अगर कुत्ता पीछे पड़ा हुआ तो वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो काम करना सही नहीं करेगा, काम सही नहीं करेगा, केवल उसकी जो प्रभाव है वो कुछ देर तक ही रहता है। अब यहाँ पर इतनी देर में आ जाता है हमारा हार्मोन। अब हार्मोन एक्ट करने लग जाता है, और आपको बता दें कि हार्मोन जो एक्ट करता है वो काफी लंबे समय तक कर सकता है। इसका जो प्रभाव है वो 2-3 दिन तक भी रह सकता है। जैसे आपने देखा होगा, मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ा है, अब वो मान लो आपके पीछे 5 मिनट तक पड़ा है और आप किसी घर में घुस गए, उसके बाद में भी हमारी जो हार्ट बीट है वो काफी तेज होती रहती है। जो वो पीछे नहीं पड़ता है उसके बाद में भी, तो वो क्यों होता है, वो हमारे हार्मोन के कारण होता है। यानी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, जो कोऑर्डिनेशन होती है, और नर्वस सिस्टम भी बराबर काम करता है। तो इसमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि हार्मोन जो हैं वो किसी भी ग्रंथि के द्वारा निकाले जाते हैं अपना सीक्रेशन, और वो डाला जाता है ब्लड में। और न्यूरोट्रांसमीटर में क्या किया जाता है, यहाँ पर एक केमिकल रिलीज होता है न्यूरॉन के द्वारा और उसे दूसरा न्यूरॉन पकड़ लेता है। तो इस केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और इसको हम कहते हैं हार्मोन। अब यदि यहाँ पर एक स्थिति हो कि जो सीक्रेशन है वो न्यूरॉन के द्वारा निकल रही है, ये न्यूरॉन है कोई, अब ये अपना सीक्रेशन कर रहा है, मान लो कोई भी यहाँ पर कोई भी सीक्रेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्रेशन कर रहा है ये केमिकल डाल रहा है यहाँ पर, और दूसरा न्यूरॉन नहीं है, और दूसरा न्यूरॉन यहाँ पर मान लो नहीं है। अब ये चला जाता है सीधे ब्लड के अंदर, ये ब्लड की वेसल यहाँ पर बन रही थी तो इसके अंदर ही घुसा देते हैं। तो मान लो ये ब्लड के अंदर चला गया। अब इस केमिकल को हम क्या कहेंगे, इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे या हार्मोन कहेंगे? तो जल्दी आंसर दे लाइव चैट में कि यदि एक न्यूरॉन कोई केमिकल रिलीज करता है और वो जो केमिकल है वो रिलीज करता है किसी बॉडी के अंदर, तो उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या हार्मोन कहेंगे? तो इसका आंसर होगा हम उसे हार्मोन कहेंगे। हार्मोन क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने हार्मोन के बारे में पढ़ा है। हार्मोन किसके द्वारा निकलते हैं? कोई भी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसके द्वारा निकलते हैं। अब हम ग्रंथि किसे कह सकते हैं? कोई भी एक सेल को भी कह सकते हैं, और जो बाकी सेल के जो ग्रुप्स हैं उनको भी कह सकते हैं, कोशिकाओं के समूह को भी कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूरॉन जो है वो हमारी एक सेल है। अब सेल से केमिकल रिलीज हो रहा है और वो डल रहा है कहाँ पर? ब्लड वेसल के अंदर। तो ऐसा किसमें होता है? अंतःस्रावी में। अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, मान लो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, मान सकते हैं, क्योंकि ग्रंथि हम एक सेल को भी कह सकते हैं और कोशिकाओं के समूह को भी कह सकते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर एक सेल को, ये जो न्यूरॉन है इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि मान रहे हैं, और इसका जो केमिकल है वो किस में जा रहा है? यहाँ पर ब्लड के अंदर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये हम आगे समझेंगे, जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बारे में बात करेंगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। तो वहां पर एक ऐसा न्यूरॉन आएगा जो क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो अपना केमिकल है वो किस में डालेगा? ब्लड में डालेगा। तो उस स्थिति में उस न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? उस न्यूरॉन को हम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ले लेंगे, और जो केमिकल रिलीज हो रहा है उसको हम कहेंगे हार्मोन। तो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आ गया है तो हम अगला टॉपिक स्टार्ट। अगला टॉपिक का मतलब जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, प्रमुख प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनकी हम स्थिति के बारे में जान लेते हैं, यानी वो पाई कहाँ पर जाती है, लोकेशन क्या होती है उनकी। तो यहाँ पर हम कोई भी बंदा बना लेते हैं और उसमें हम जानेंगे कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनकी लोकेशन क्या है। तो मान लो ये कोई भी बंदा है, कोई भी मनुष्य मान लेते हैं, इसकी आंखें इधर को हैं, ऊपर हमारा हो गया मस्तिष्क। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें जो अंतःस्रावी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनकी लोकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले मस्तिष्क से स्टार्ट करते हैं। तो मस्तिष्क में 3 अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पर मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाई जाती है। ये हमारी हो गई हाइपोथैलेमस। उसके बाद में हाइपोथैलेमस से एक डक्ट निकलती है जो जुड़ी हुई होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पीयूष ग्रंथि से। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि 2 बॉल्ब के रूप में पाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इनका अगर दूसरा नाम जाने तो दूसरा नाम होता है हाइपोथैलेमस को तो हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और पीयूष जो ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अभी हम समझेंगे कि इनको मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। 2 तो ये हो गई हमारे मस्तिष्क में, एक हमारे मस्तिष्क के पीछे वाली साइड पाई जाती है यहाँ पर। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, इस ग्रंथि को हम पिनियल ग्रंथि कहते हैं। चौथी जो ग्लैंड है, ये 3 तो प्रमुख ग्रंथि हो गई जो हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। चौथी जो ग्रंथि है वो हम बना लेते हैं अलग कलर से। चौथी ग्रंथि पाई जाती है हमारे गले में, यहाँ पर बटरफ्लाई शेप की पाई जाती है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि। अब ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये कुछ इस तरह की होती है, बटरफ्लाई शेप की, और इसके पीछे की साइड ये कहाँ पर पाई जाती है, वॉइस बॉक्स जो होता है हमारा, जो कंठ होता है उसके थोड़े नीचे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि हम आगे से दिखा रहे हैं। अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से कुछ इसका इस तरह से व्यू होगा। जैसे ये हमने पीछे से बना लिए, ये थोड़ी राउंडेड है पीछे से। आप समझ सकते हैं कि ये कैसी है। अगर हम इसके ऊपर से देखें तो ऊपर से ये कुछ इस तरह की होती है, यानी इसके बीच में कुछ स्पेस होता है। और आगे से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आगे से दिख रही है, और पीछे से देख रहे हैं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो ये जो पीछे से यहाँ पर दो कवरिंग सी होती हैं, इनके ऊपर एक अलग ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर 2 और इस तरफ 2। इन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो आपको याद रखना है थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और उसके पीछे पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये पैराथायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं, ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है, ये करती क्या है, ब्लड जो कैल्शियम लेवल होता है उसको कंट्रोल करती है। तो इसमें आपको याद रखना है पैराथायराइड के। वैसे हम अलग अलग ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में विस्तार से। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जान लो कि जो लोकेशन होती है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि, वो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि जो है वो पीछे से इस तरह से कवरिंग में होती है, और वहां पर पाई जाती है हमारी पैराथायराइड। और वो काम क्या करती है, हमारे ब्लड जो कैल्शियम होता है उसका लेवल सही रखती है। उसके अलावा यहाँ कहीं पर हमारा हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम थैलेमस कहते हैं। तो ये हार्ट के ऊपर ये थैलेमस ग्रंथि होती है। उसके बाद में एक ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, वो वृक्क के ऊपर पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं किडनी, तो ये कुछ इस तरह की होती है हमारी किडनी। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जो इसके कैप की जैसी होती है, दिखने में इसके कैप जैसी है। इसको हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। नाम याद हो जाएगा, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है उसके थोड़ा सा ऊपर, लगभग थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, यानी पैनक्रियाज।
तो ये हो गई हमारी कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि। वैसे तो अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ प्रमुख के बारे में ही बात की है कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है, और अगली वीडियो में हम इन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके अलावा यहाँ पर दो ग्रंथियां और रह गई हैं। जैसे यहाँ पर हमने बंदा बनाया है, तो बंदे के क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रोटम होता है, यहाँ पर उसके टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, और वृषण अगर फीमेल है तो यहाँ पर ओवरीज पाई जाएंगी, अंडाशय। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको तो हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि जो टेस्टिस होती है उनको कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। तो हम यहाँ पर थोड़ा अलग ही कलर यूज कर लेते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि है ये कंट्रोल करती है किसको, हमारी टेस्टिस को। टेस्टिस को कंट्रोल करती है, और यदि फीमेल है तो उसमें क्या करेगी, ओवरी को कंट्रोल करेगी। और बाकी जी की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि है उसको भी हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वही कंट्रोल करती है। पैराथायराइड को भी। और यहाँ पर जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि होती है, जो प्रमुख ग्रंथि होती है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि ही कंट्रोल करती है। यानी कुछ कुछ ही जो ग्रंथि होती है, जैसे थैलेमस ग्रंथि हो गई, अग्नाशय ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, इन्हीं ग्रंथि को हमारा पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करती है, और बाकी की जो प्रमुख ग्रंथियां हैं उन सभी को कंट्रोल करती है हमारी पीयूष ग्रंथि। तो इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर ग्रंथि। और हमें पता है कि पीयूष को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हमने पढ़ा है टेस्टिस को कौन देता है, पीयूष देता है, एलएच। लेकिन एलएच जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको एलएच कौन देता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि में डालता है, और तभी वो पीयूष ग्रंथि गैनेडोट्रोपिन बनाती है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसको भी एक ग्रंथि कंट्रोल कर रही है, उसको कहते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या कर रही है, जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है उसको भी कंट्रोल कर रही है। तो इसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी मास्टर जो ग्रंथि है उसकी भी मास्टर। तो इसको हम कहते हैं हेड मास्टर ग्लैंड। यहाँ पर हम इसे याद रख सकते हैं कि जो मास्टर होता है उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, हेड मास्टर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो है वो हेड मास्टर ग्रंथि मान सकते हैं। वैसे इसका नाम होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आशा करता हूँ कि आपको ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।